आइए दोस्तों, आज हम रूसो के बारे में पढ़ते हैं। रूसो का जन्म जिनेवा के स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, लेकिन उसका जीवन जो है कि फ्रांस में बीता, इसलिए इन्हें फ्रेंच विचारकों की कोटि में रखा जाता है। एक पथभ्रष्ट युवक के रूप में उसके जीवन काल में एक मोड़ आया जब 1749 ईस्वी में आयोजित एक निबंध प्रतियोगिता में, जिस निबंध का शीर्षक था विज्ञान और कला की प्रगति से नैतिकता हमारी परिष्कृत हुई या विकृत, हम देखते हैं कि रूसो, जो कि अपने विचार से बहुत ही विकृत था, इसलिए 1749 में एक निबंध आयोजित होता है जिसका शीर्षक होता है विज्ञान और कला की प्रगति से नैतिकता, यानी कि हमारी जो मोरालिटी हुई है, क्या उससे व्यक्ति लाभान्वित हुआ है या उससे विकृत हुआ है या उससे भ्रष्ट हुआ है, जिसमें रूसो पार्टिसिपेट करता है और प्रथम पुरस्कार के रूप में पुरस्कृत होता है। यही लेख आगे चलकर उसके प्रथम डिस्कोर्सेस के रूप में प्रकाशित हुआ है। एक चिंतक के रूप में उभरे रूसो ने फ्रांस के साहित्यिक क्षेत्र में तहलका मचा दिया। उसके इस निबंध ने फ्रांस के साहित्यिक क्षेत्र में, जो कि जोर शोर से उभरा और आगे चलकर उसको प्रसिद्धि यहीं से मिलती है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे देखते हैं रूसो की रचनाएं। तो सबसे पहले हम रूसो की पहली रचना की बात करते हैं, जो सबसे पहले है डिस्कस ऑन द मोरल इफेक्ट्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। अभी हमने जिसकी बात की है 1749 में विज्ञान व कला का आचार को शुद्ध व भ्रष्ट करने में योगदान। ये 1749 में सबसे पहली पुस्तक है रूसो की, जिसमें इसने ये बताया है कि विज्ञान और कला का उदय किस तरह से व्यक्ति के नैतिकता को भ्रष्ट करता जा रहा है या इसका व्यक्ति के जीवन में क्या योगदान रहा है। दूसरी इसकी पुस्तक आती है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सबसे फेमस बुक है, यह 1762 ईस्वी में प्रकाशित हुई है, जिसके शीर्षक को इसने 4 भागों में बांटा हुआ है। प्रथम प्राकृतिक अवस्था, दूसरा संप्रभुता, राज्य की उत्पत्ति और चौथा है कानून। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं रूसो की तीसरी पुस्तक, जिसका नाम है द एमिल, जो कि 1762 ईस्वी में प्रकाशित हुई है, जिसका आधार है शिक्षा का किस तरह से उदय हुआ है या इस प्रगतिवादी उपागम के उदय से मनुष्य का जो प्राकृतिक जीवन है किस तरह से शिक्षा से प्रभावित हुआ है। चौथी बुक है कन्फेशंस, जो कि रूसो की अपनी आत्मकथा है। और पांचवी बुक है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि 1758 ईस्वी में प्रकाशित हुई है, जिसमें रूसो ने आदर्श राज्य का वर्णन किया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें रूसो बताता है कि व्यक्ति का जो मानव स्वभाव है कैसा है। तो हम रूसो के मानव स्वभाव के बारे में बात करते हैं। रूसो बताता है कि जो मानव संबंधी उसकी धारणा है अनिवार्य रूप से प्लेटो और अरस्तु की धारणा के ही समान है, क्योंकि रूसो का मानना है व्यक्ति का जो भ्रष्टाचारी रूप या दुराचारी जो उसका स्वभाव है वह जन्म से नहीं है, बल्कि कला और विज्ञान की प्रगति का यहाँ निर्माण है। इसी कारण मनुष्य कला और विज्ञान के प्रयोग से स्वार्थी और लोभी होता जा रहा है। अब हम बात करेंगे रूसो की प्राकृतिक अवस्था के बारे में। इस अवस्था में मनुष्य प्रकृति के अत्यंत समीप, स्वतंत्र, सुखी, सरल, स्वच्छंद जीवन व्यतीत करता है। अबोध यानी कि ज्ञान ना होने के कारण से उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता है। उद्योग व्यापार के दूषित प्रभावों से भी व्यक्ति दूर रहता है। इसलिए रूसो बताता है कि जो मानव स्वभाव है वो जो मानव की प्रकृति है पहले कैसी थी, बहुत ही सुखी थे लोग, स्वच्छंद थे, एक दूसरे से प्रेम मिलाप के साथ रहते थे। लेकिन आगे वो बताता है कि जनसंख्या वृद्धि यानी दिन प्रतिदिन लोगों की वृद्धि से और सभ्यता का विकास यानी सिविलाइजेशन और कल्चर की जो
विकास है उसके कारण व्यक्ति का जीवन किस तरह से परिवर्तित होने लगा है, और इस तरह से व्यक्ति अपनी संपत्ति को बचा कर रखने के लिए तथा उसकी रक्षा के लिए समाज में दो वर्गों में विभक्त हो जाता है। सबसे पहला वर्ग आता है संपन्न, और दूसरा जो समाज बनता है विपन्न, यानी गरीब और अमीर का भेदभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इस तरह से जो व्यक्ति होता है अपने संपत्ति की रक्षा के लिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रूसो का स्टेट है उसका उदय होता है। तो इसी क्रम में हम बढ़ते हुए बात करते हैं रूसो का जो सामाजिक समझौता है और राज्य का उदय वो कैसे हुआ है। अब मनुष्य अपनी व्यक्तिगत संपत्ति शोषण के कारण उत्पन्न सामाजिक विषमताओं के तत्पर उन्मूलन हेतु आपसी समझौते के आधार पर राज्य का उदय होता है। हमने बताया जैसे कि संपत्ति और शोषण के विरुद्ध ये लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जिससे स्टेट का आविर्भाव होता है। समझौते में प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों का समर्पण एक समुदाय अथवा समाज के प्रति कर देता है। अब हम कुछ ध्यान देने योग्य बातें देखेंगे जिसमें हाब्स के बारे में तुलना की गई है। हाब्स जो कि एक व्यक्ति को सर्वसत्तावान बनाता है, यानी वो एक व्यक्ति के हाथ में अपने सारे अधिकार को सौंपता है। और यहीं पर हमने रूसो को देखा जो कि बहुसंख्यावाद को ये प्रमोट करता है, जिसमें वो बताता है कि बहुसंख्या भी जिसके हाथ में नागरिक अपने अधिकारों को सौंप सकता है और ये हमारी रक्षा करेंगे। इससे मनुष्य की स्वतंत्रता बाधित भी नहीं होगी क्योंकि राज्य मानव के जनहित हेतु ही कार्य करने को बाध्य रहेगा। यही संघ का इच्छा ही सामान्य इच्छा कहलाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि रूसो बताना चाहता है कि सभी व्यक्ति मिलकर एक जन समूह, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के हाथ में अपनी ये जो अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, उनको सौंपता है और संघ में सब मिलकर निर्णय लेते हैं। इन्हीं की जो इच्छा होती है उन्हीं को ही रूसो बताता है ये एक सामान्य इच्छा है। अब हम देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो तुलना करके हम बता सकते हैं। जैसे देखिए, हाब्स के अनुसार सामाजिक समझौता जो हुआ है उसके फलस्वरूप निरंकुश राजतंत्र की स्थापना होती है। और यहीं पे हम तुलना करें, लॉक की बात करें तो लॉक का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके फलस्वरूप संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण होता है। अब हम तीसरा रूसो से कंपैरिजन करके देखते हैं, तो रूसो का जो सामाजिक समझौता होता है उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र का निर्माण होता है। अब आप समझ गए होंगे कि रूसो अपने सामाजिक समझौते पर किस लोकतंत्र का निर्माण करता है, यानी कि सारे लोग मिलकर डायरेक्टली इसका चुनाव करते हैं। इसलिए जो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रूसो का, वो कह सकते हैं कि वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसमें लोग अपने सारे प्राकृतिक अधिकार अपने द्वारा निर्मित समुदाय को दे देते हैं और निश्चय करते हैं कि अब सामान्य इच्छा ही सर्वोपरि होगा। अतः रूसो के समुदाय पर हर नागरिक का प्रभुसत्ता अंशधारी होगा, यानी हर नागरिक प्रभुसत्ता का भागीदारी होगा। सामान्य इच्छा की कोई भी व्यक्ति अवहेलना नहीं कर सकता। अगर वो करता भी है तो राज्य उसे दंड देगा। अब हम रूसो की सामान्य इच्छा के बारे में बात करते हैं कि रूसो अपनी सामान्य इच्छा में क्या बताता है। रूसो का जो सामान्य इच्छा है सामाजिक समझौते का परिणाम है। इच्छाओं और भावनाओं का मानवीय स्वभाव पर गहरा प्रभाव होता है। इन्हीं से सामान्य इच्छा का उदय होता है। रूसो के अनुसार मनुष्य की मुख्य दो इच्छाएं होती हैं। पहला होता है एक्चुअल विल, दूसरा होता है रियल विल, यानी यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा। अब हम यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है यथार्थ यानी एक्चुअल विल। ये इच्छा केवल एक व्यक्ति की भावना जिसमें प्रधान होती है, जिसमें उसका जो प्रेरणा होता है वो निजी स्वार्थ के लिए होता है। ये क्षणिक हित के लिए होता है, ना कि लंबे समय के लिए होता है।
और ये जो इच्छा होती है संकीर्ण होती है, अस्थायी होती है और असामाजिक और परिवर्तनशील भी होती है। और दूसरी जो इच्छा होती है, रूसो बताता है दूसरी इच्छा यानी रियल विल में रूसो बताता है जो वास्तविक इच्छा होती है, ये इच्छा सभी के मान्यता अनुसार होती है और सभी के हित में होती है। जो ये इच्छा है ये सभी सामाजिक हित का एक अभिन्न अंग मानता है। संपूर्ण समाज को एकत्रित एक हितैषी के रूप में ये इच्छा होती है, इसलिए रूसो रियल विल को अच्छा मानता है। अब हम देखते हैं रूसो के सामान्य इच्छा के इस विवेचना के दो प्रमुख भाग हैं। सबसे पहला है सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और दूसरा है सामान्य हित पर आधारित। रूसो के दो प्रसिद्ध विचार भी हैं। पहला विचार जो कि हमें एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है, प्रकृति की ओर लौटो, ये रूसो का कोटेशन है जिससे नवमार्क्सवादी भी इससे प्रभावित होते हैं। और दूसरा है कोटेशन, व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन संसार में व्यक्ति जंजीरों में जकड़ जाता है। और ये जो वाक्य है ये रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले बुक में प्रकाशित है। अब हम थोड़ा ध्यान देने योग्य बातें अक्सर एग्जाम में, ये नोट आप कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर ये शब्द या शब्दावली अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं या देखने को मिलते हैं। रूसो को समुदायवाद का प्रणेता माना जाता है। समुदायवाद हमने पढ़ा कि सारे लोग मिलकर अपने अधिकार राज्य को सौंपते हैं, तो इसलिए ये एक समुदायवाद हुआ। और रूसो को प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी ये डायरेक्टली चुनाव करते हैं, ना कि कोई वोट चुपके से किया जाता है, बल्कि ये मिलकर एक राज्य का निर्माण करते हैं और डायरेक्टली करते हैं, इसलिए ये प्रत्यक्ष लोकतंत्रवादी हुआ। और व्यक्तिवादी भी है क्योंकि ये एक एक व्यक्ति को भी ध्यान में रखता है। इसके साथ साथ रूसो को सर्वाधिकारवाद यानी तानाशाही का भी दार्शनिक कहा जाता है क्योंकि ये सारे अधिकार राज्य को सौंप देता है।